तो बच्चों मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे क्या 5 एंड चैप्टर का नाम था बेटा आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, है कि नहीं। जिसको मैंने कहा आप इतना क्रांतिकारी नाम ना लेके सिंपली बोल सकते हैं वी आर स्टडीइंग द चैप्टर 5 विच इज एक्चुअली सर्कल। तुम देख रहे हो चैप्टर में हम सर्कल ही पढ़ रहे हैं, सर्कल से संबंधित थ्योरम्स प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को सर्कल कह सकते हैं, ठीक है दोस्त, है ना। ज्यादा क्रिएटिव होने के चक्कर में कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, दैट इज कॉमेडी हो गई वो। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3 करेंगे। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1st एंड 2nd किया। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सरसाइज 5.3 दैट इज एक्सरसाइज 3rd की बात कर रहे हैं। अब यहाँ बोर्ड पे देखिएगा तो मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाऊंगा दैट इज थ्योरम 4। इस एक्सरसाइज की पहली थ्योरम ऑब्वियस सी बात है, बट हम जो सीक्वेंस में चल रहे हैं उस सीक्वेंस का कौन सा थ्योरम, 4th थ्योरम क्या कहती है जरा समझिएगा। थ्योरम का हिंदी फील लीजिएगा, मैं प्रूफ भी आपके लिए करूंगा, बट पहले आप फील कीजिएगा थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम कह रही है बेटा द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, मैंने आई थिंक कोड क्या होता बता दिया है। तो थ्योरम कह रही है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या समझ आया, वो कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को सर्कल पे जो कोड है उसके मिड पे ज्वाइन कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को सर्कल पे बने कोड के मिड से ज्वाइन करती है वो कोड के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है मतलब कोड पे 90 डिग्री पे फॉल करती है या 90 डिग्री पे मिलती है। समझ आया नहीं है। ऐसी स्थिति है कि एक सर्कल है, सपोज एक सर्कल है और उस सर्कल पे क्या है, मान लीजिए सपोज एक कोड है ए बी, है ना। अब ये जो कोड है ए बी, इस कोड का क्या होगा, मिड पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। मिड पॉइंट क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जो कोड के ठीक मिड पे है। और मान लीजिए कि ये सर्कल का क्या है, सेंटर। और थ्योरम क्या कह रही है कि एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को किससे जोड़ रही है, सर्कल पे जो कोड है बेटा उस कोड के मिड पॉइंट से। तो ये जो सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को कोड के मिड से ज्वाइन कर रही है, ये कोड पे क्या बना रही है, 90 डिग्री। मींस कह सकते हैं कि क्या है, कोड पे परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो समझ आ गया थ्योरम क्या है, प्रूफ करें क्या। और तुम देखो इसको प्रूफ करने के लिए भी कांग्रुएंसी ही लगेगा, इसको प्रूफ करने के लिए भी कांग्रुएंसी ही लगेगा। पहले मुझे हाँ बोलो कि थ्योरम ने क्या कहा, वो आपको समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सोनू, मोनू, वैभव, पुष्कर, प्रियांशु, आगे बैठे बच्चे, पीछे बैठे बच्चे, समझ आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलो जेन्युइनली, है ना। नहीं आया तो आप मुझे ना बोल सकते, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा हम बोर्ड पे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने हमेशा कहा क्लास हमारे लिए ऑफलाइन है, समझ आना इंपॉर्टेंट है ना। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग है। और ऑब्वियस सी बात है मैं कट भी नहीं लगाऊंगा, मैं सब डालूंगा जैसा जा रहा है, ठीक है। इतनी मेहनत मैं नहीं करूंगा। हाँ यहाँ मेहनत कर सकते हैं किसमें, समझने और समझाने में। नहीं आया तो बोल सकते, नहीं आया तो बोल सकते। मुझे लगा समझ आ गया कि सर्कल के सेंटर से उस सर्कल पे जो कोड है उसके मिड पे ज्वाइन करने लाइन क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट करती है। चलो प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, देखो इसको भी यहां मिला दिया, इसको भी मिला सकते हैं क्या, बोलो। अब हमें क्या प्रूफ करना है, स्थिति क्या है। आई थिंक आपको कुछ गिवन है, क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है। और अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है मींस आपको गिवन है कि जो ए एम है वो इक्वल है किसके, बी एम के, ये आपको गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि ये जो ओ एम है, ओ एम बोले तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर ओ से कोड ए बी के मिड एम पे पड़ रही है, दैट इज ओ एम। ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, कोड ए बी के। आई थिंक यही साबित करना है। ये तो थ्योरम थी, क्या गिवन है कि ओ एम जो सर्कल
पे बने कोड AB के मिड M पे पड़ रही है, वो कोड पे 90 डिग्री पे पड़ती है, ये हमें साबित करना है। कैसे करें? बहुत सिंपल है, देखो। तो ये तो गिवन था, ये हमें प्रूफ करना था। हम चले गए कहां? तो मेरे दिमाग में आ गया बेटा, तेरे को ट्राइंगल OMA एंगल को और एंगल OMB को क्या करना है? 90 डिग्री करना। अगर तो एंगल OMA और एंगल OMB को 90 कर देता है तो ये साबित हो जाता है कि ये लाइन सेगमेंट OM जो सर्कल के सेंटर O से कोड AB के मिड M पे पड़ रही थी, तो क्या थी? ये 90 डिग्री बना रही थी, बोलते वहां परपेंडिकुलर। कैसे किया? इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM में चला गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा कि ट्राइंगल AOM का जो AM साइड है वो दूसरे ट्राइंगल BOM में इस AM के करस्पॉन्डिंग जो BM है उसके क्या है? बराबर। कैसे? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि M क्या था? AB का मिड पॉइंट था, तो इस मिड पॉइंट के इधर AM और उधर BM क्या होंगे? बराबर होंगे लेंथ में। ठीक है, एक चीज हो गया। अब एक चीज और देखो, ये जो OM है, ये जो OM है, ये 90 दे नहीं रखा, 90 में प्रूफ करना है। मैंने मार्क करा, इसका नहीं 90 दे रखा है, वो तो मैंने मार्क से थ्योरम समझा रहा था। ठीक है, वो आपको 90 क्या क्या 90 दे नहीं रखा, आपको 90 साबित करना है। अब मुझे बताओ, ट्राइंगल AOM में जो OM है, ट्राइंगल AOM में जो OM है वो इक्वल होगा ट्राइंगल BOM में जो OM आया। बोलो हाँ या ना? क्योंकि दोनों में OM क्या है? इस ट्राइंगल की साइड भी है और उस ट्राइंगल की साइड भी है, दोनों साइड क्या है? कॉमन है। क्या है? OM दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। बोलो हाँ या ना? तो ट्राइंगल AOM का OM और ट्राइंगल BOM का OM क्या होंगे? आपस में बराबर। जितना OM इस ट्राइंगल में होगा उतना ही लेंथ उसकी दूसरे ट्राइंगल में भी होगी। क्या अलग हो जाएगा वहां? ठीक है, कॉमन हो गया। और क्या इक्वल देखा आपने? मैंने देखा कि ट्राइंगल AOM में उसकी OA साइड, बोलो हाँ या ना, इक्वल है किसके? दूसरे ट्राइंगल BOM की OB साइड के। हाँ या ना? कैसे? रेडियाई ऑफ सर्कल, या सिर्फ रेडियाई लिख दो तो भी काम चलेगा, तो भी काम चलेगा। दैट इज अंडरस्टूड कि दोनों क्या है? एक ही सर्कल की दो रेडियस है। ऐसा करने से क्या हुआ? मैंने दोनों ट्रायंगल में क्या साबित कर दिया? उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कर दी? मैंने बराबर कर दी। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOM क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्राइंगल BOM के। बाय विच रूल? साइड से, है ना? हाँ या ना? ठीक है, चलिए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट्स का फायदा क्या हुआ? मुझे तो एक्चुअल में ये और ये एंगल क्या साबित करने हैं? 90 डिग्री, है ना? अब कैसे फायदा करेंगे इसका? देखो, अब ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल AOM का जो ये एंगल है, कौन सा? OMA। बोलो, एंगल OMA इक्वल टू हो जाएगा किसके? ट्राइंगल जो दूसरा ट्राइंगल था BOM के इस एंगल के। क्यों? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हो और ये दोनों एंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमने पढ़ा था CPCT थ्योरम कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ट्राइंगल AOM का एंगल OMA उसके कॉन्ग्रेंट जो दूसरा ट्राइंगल BOM है उसके उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है OMB के बराबर होगा। हाँ या ना? बोलो, है क्या नहीं? बाय विच रूल? बाय CPCT थ्योरम। अब तुम कहोगे भैया तुमने बराबर किया, हमें बराबर नहीं, हमें 90 करना था। अरे उसके लिए ही बराबर किया है। देखो, अब ये दोनों बराबर हो गए और समझदार बच्चा क्या करता है? जब दोनों एंगल बराबर हो गए तो दोनों को अलग अलग नामों से क्यों पुकार रहे हो? अगर बराबर है मतलब ये अगर x डिग्री है तो ये भी x ही होगा, तो लगे हाथ मैंने यहां दोनों को क्या मान लिया? x भी मान लिया। इजी हो जाएगा मेरे लिए आगे। मतलब चाहे ये एंगल आ जाए चाहे ये एंगल आ जाए, दोनों क्या है?
बराबर है, दोनों क्या बोला, x के बराबर। किसके बराबर है, x के बराबर। हाँ जाना बोलो, बोलो बेटा। थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए थी, छोटा क्लियर है ना, साफ दिख ही रहा होगा। अब यहां देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब मुझे बताओ कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी 180 होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बेटा। एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी का सम 180 होगा नहीं, और दोनों के दोनों क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बने वाले एंगल हैं, एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं। ऐसे एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर। क्या होते हैं, लीनियर पेयर। दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। तो मैंने लिखा एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी का सम 180 डिग्री। अब ये क्या था, x, ये भी क्या था, x, बोलो आया ना, दोनों का सम 180, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, बोलो हाँ या ना। अब थोड़ी सी जगह मैंने कम कर दी, मुझे लगता है यहां से स्टार्ट करना चाहिए था, थोड़ी जगह बच जाती। क्या मैं अगले पन्ने में जाऊं, चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, या मैं इधर ही कहीं घिसा घुमा दूं, उसका छोटा कर सकते हैं, बोलो, दिख तो रहा है अभी भी, देख रहा। अब 2x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आएगा बेटा, 180 का हाफ, दैट इज 90 डिग्री। x कितना आ गया, 90 डिग्री। और x क्या था, x से एंगल OMA और एंगल OMB दोनों ही क्या प्रूव हो गए, 90 डिग्री। एंड फाइनली मैंने साबित कर दिया। मैंने क्या लिया था, मैंने तो ये लिया था कि भाई MAB का मिड पॉइंट है, और OM क्या होगी, एक लाइन हो गई जो सर्कल के सेंटर O से कोड AB के मिड M को ज्वाइन कर रही थी। और मैंने साबित कर लिया कि सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पे जो लाइन ज्वाइन करती है वो कोड को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, या कोड पे 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। वह कोड के परपेंडिकुलर होती है, बोले कोड पे 90 डिग्री बनाती है। यहां लिख दो क्या बच्चा, अब देखो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू है किसके, एंगल ओ एम बी के। दोनों x आए हैं और x कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। साबित हो नहीं हो गया। लास्ट में जरूर लाइन लिखोगे, पूरा लिख देना, थ्योरम लिख देना, कुछ नहीं करना। हैंस प्रूफ में क्या लिखोगे, पूरा थ्योरम लिखोगे। हैंस प्रूफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। लिख पाओगे, मुझे बताओ थ्योरम क्या है, समझ आई। थ्योरम अगर पेपर में प्रूफ करने को आ जाए तो आई थिंक उसको भी प्रूफ कर सकते हो। अब समझ आएगी कॉन्ग्रुएंसी क्यों कराया, बिना कॉन्ग्रुएंसी की कोई थ्योरम प्रूफ ही नहीं हो रही। और जो अभी सवाल बनाएंगे एक्सरसाइज के, तुम देखो उनमें भी सर्कल की थ्योरम तो सिर्फ एक पार्ट, कहीं पार्ट में आ रही है, और मोर एंड लेस तो कॉन्ग्रुएंसी ही चल रहा है, मोर एंड लेस तो कॉन्ग्रुएंसी ही चल रहा है। आगे बढ़े क्या दोस्तों, बोलो, चलिए। अब आ जाते इसी एक्सरसाइज का दूसरा थ्योरम, दैट इज थ्योरम 5। थ्योरम 5 कुछ नहीं है, जो थ्योरम 4 पढ़ी है उसका उल्टा कह रही है, उसका उल्टा है। थ्योरम फर्स्ट क्या कह रही थी कि अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल के कोड के मिड पे अगर एक लाइन डाला जाए तो वह लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोड के परपेंडिकुलर। अब ये जो थ्योरम 5 है ये थ्योरम 4 का कन्वर्स, उल्टा है। थ्योरम कह रही है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, मतलब एक लाइन डाला जाए सर्कल के सेंटर से किस पे, कोड पे, बट किस तरह से कि कोड पे सर्कल के सेंटर से एक लाइन डालूं, कैसे, परपेंडिकुलरली। तो थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलरली डाला गया है वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब दो बराबर भाग में बांटेगा, मतलब जहां परपेंडिकुलर पड़ा वो उस कोड का बाइसेक्ट मिड था। क्या था, मिड। समझ आया नहीं आया, चलो पढ़ते हैं पहले एक बार। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ द सर्कल। क्या समझ आया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर कहां से, सर्कल के सेंटर से, किस पे, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर, किस पे, टू अ कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल के ही कोड पे। क्या समझ आया, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे मौजूद कोड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं
वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। कोड को बाइसेक्ट करता है मतलब कोड के मिड पे पड़ता है, कोड के मिड पे पड़ता है। बिल्कुल उसका उल्टा है कि नहीं है? वहां क्या था कि एक लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पे डाल रहे थे, तो वो लाइन सेगमेंट क्या था, कोड के परपेंडिकुलर था। अब उल्टा सोचो कि मुझे जानकारी मिलेगी सर्कल के सेंटर से एक लाइन सर्कल पे जो कोड है उस पे परपेंडिकुलरली पड़ रहा है। अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है मतलब वो कोड के मिड पे पड़ा था, कोड के मिड पे पड़ा था मतलब कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ और ना बोलो, क्या थ्योरम 5 आपको समझ आ रही है? प्रूफ कर देते हैं, उल्टा ही होगा। देखो तो क्या किया, वैसे फिगर बना के और फिलहाल मैं इस फिगर को यूज करना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। चल हम खुद से बनाते। माना ये एक सर्कल है, बोलो हाँ यार। स्थिति क्या है कि सर्कल पे एक कोड है, ये सर्कल का सेंटर, और स्थिति यह है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल पे जो कोड है ए बी उस पे क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर। तो इस बार सर्कल के सेंटर से जो लाइन कोड पे आया है वो 90 डिग्री वहां बना रहा है, ये जानकारी में पहले से है। और मुझे क्या साबित करना है कि ये जो सर्कल के सेंटर से कोड ए बी पे परपेंडिकुलर डाला है ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मतलब मुझे साबित करना है कि ए एम और एम बी बराबर है। ए एम और एम बी बराबर साबित करने का मतलब क्या है, ये साबित करना है कि एम क्या था, मिड पे बड़ा था, है कि नहीं? बिल्कुल उसका उल्टा साबित करना। क्या कर रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए? अगेन वही फिगर बनाया, इसको मैं यहां मिला दूंगा, बोलो ठीक है। अब मैं लिखूंगा पहले तो गिवन क्या है, तो गिवन क्या है इस बार मुझे गिवन है कि जो ओ एम है, ओ एम क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से किस पे आ रहा है, कोड ए बी पे आ रहा है। और जानकारी यह है कि ये सर्कल के सेंटर से कोड ए बी पे जो लाइन जा रहा है ओ एम, ये कोड ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है क्या, परपेंडिकुलर है मतलब मुझे मालूम है क्या, वो कैमरा चल रहा है देखो देखना, ठीक है। मुझे मालूम है कि ओ एम ए और ओ एम बी 90 डिग्री है, हाँ या ना? और मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो वी हैव टू प्रूफ, बेटा हमें साबित करना है कि ए एम बी एम के बराबर। अगर हमने ए एम और बी एम को बराबर कर दिया तो साबित कर दिया कि सर्कल के सेंटर से जो ओ एम कोड ए बी पे बढ़ रहा था वो कोड ए बी को बाइसेक्ट किया है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। आपको नीचे ही लिखना है, बट मैं थोड़ा सा पिछली बार जगह कम बढ़ी तो थोड़ा यहां डाल दिया। आप जानते ठीक इसके नीचे ही लिखा जाएगा जैसे मैंने यहां किया था, बट उस चक्कर में जगह कम पड़ गई, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक ही पन्ने पे बड़ा बड़ा आ जाए तो ज्यादा बेहतर है ना? तो चलो मैं लिख देता हूं, बट नहीं आ पाएगा तो मुझे लगता है लिख देना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम में गया बेटा, एंड ट्राइंगल कौन सा बेटा, बी ओ एम में गया, बोलो हाँ या ना? चला गया। अच्छा, ट्राइंगल ए ओ एम और बी ओ एम में चला गया मैं। अब यहां देखना जरा, क्या ट्राइंगल ए ओ एम और बी ओ एम में गया। अब यहां देखिएगा कि ट्राइंगल ए ओ एम में जो ओ एम साइड आ रही है, बोलो हाँ या ना? वो ट्राइंगल बी ओ एम में जो ओ एम है उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो दोनों साइड बराबर ही है, एक ही तो है। क्या रीजन है? कॉमन साइड, कॉमन साइड। अच्छा, अब और क्या देखा तुमने? एक मैंने ये देखा कि ट्राइंगल ए ओ एम का एंगल ओ एम ए, बोलो है ना? दूसरे ट्राइंगल के में जो एंगल ओ एम बी है, बोलो बेटा, उसके बराबर है। कैसे? ईच 90 डिग्री, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और क्या देखा? हर बार की तरह ये तो होता ही है, क्या ओ ए इज इक्वल टू है बेटा किसके, ओ बी के। दोनों ही क्या है, सेम सर्कल के रेडियाई है, रेडियस है। और यहां से क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ओ एम के। बेटा कौन से रूल से? हाँ, साइड एंगल साइड। देखो दो साइड की और एक एंगल किया है, शाबाश। ऐसे ऐसे क्या हो गया बेटा,
कॉन्ग्रेंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो मेरे बेटा क्या करना चाहिए? हमको क्या साबित करना था? अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो बाय प्रॉपर्टी या थ्योरम ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एओएम का एएम साइड उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट जो दूसरा ट्रायंगल है बीओएम में इस एएम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बीएम है उसके क्या होगा? बराबर होगा। हाँ या ना? बोल बेटा। तो एएम, तो ट्रायंगल एओएम का एएम साइड दूसरे ट्रायंगल बीओएम में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बीएम है उसके क्या होगा? बराबर होगा। बाय विच? सीपी। तो फाइनली मैंने क्या साबित कर दिया? मैंने साबित ये कर दिया कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डलता है तो वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। लिख दोगे लाइन? कुछ नहीं लिखना, जो लाइन थ्योरम है वही लिखना है आपको। हेंस वी प्रूव दैट, या हेंस वी प्रूव दैट, या हेंस वी शो दैट the perpendicular from the center of circle to the chord of the circle bisect the chord। हाँ या ना? इतना कर सकते हो। थोड़ा सा मैं कैमरे पे जाऊंगा, मुझे याद आ रहा है मैंने उसका एयरप्लेन या क्या एयरपोर्ट मोड, कौन सा मोड होता है, एयरप्लेन मोड ऑन नहीं कर रखा। किसी कॉल आ जाएगा तो हम रिकॉर्ड करते रह जाएंगे और ये बंद हो जाएगा। मुझे कैसे पॉज करना था इसको? वो जो दो, चलो ठीक है, अब टेंशन नहीं। अरे भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं और पता लगा दोबारा बनाने लग जाए तो बेकार ही लगता है ना फिर। चलो तो बच्चा यहां देखना, तो मुझे लगता है आपको ये दो थ्योरम याद रहेंगी। मैंने इनको प्रूव भी किया, इनको मैंने आपके लिए प्रूव भी किया। समझ आ गया? तो पहली थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल पे बने कोड पे अगर क्या डाला जाए, उसके मिड पे एक लाइन सेगमेंट डाला जाए तो वो कोड पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और अगली थ्योरम उस पहली थ्योरम का कन्वर्स है। क्या है उसका? कन्वर्स, उल्टा है, जो कहती है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वहां लाइन सेगमेंट कोड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब वो उसके मिड पे गिरता है, उसके मिड पे गिरता है। चलो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के सवालों की तरफ। अब आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ 3 सवाल है, तो सिर्फ 3 ही सवाल कराएंगे, ज्यादा खींचूंगा भी नहीं मैं, है ना। बट मैं चाह रहा हूं कि जो समझ रहे हो उसको ढंग से सुनो, ठीक है? कोई जल्दबाजी मैं तो नहीं करना चाहता। देखो आपकी बुक में क्या है ना, एक्चुअल में थ्योरम 4 पढ़ाई है और तीनों एक्सरसाइज, तीनों सवाल होने के बाद बुक में देखोगे तो 5 ही थ्योरम एक्सरसाइज खत्म होने के बाद बता रखी है। तो भाई थ्योरम तो पहले बता, कि नहीं? तो हमने पहली प्रूफ कर दी। अब क्वेश्चन देखो 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 1 इज ट्रू? मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं थ्योरम 5 को। कह रहा है क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जो कन्वर्स है थ्योरम 4 का, थ्योरम 4 का क्या था? थ्योरम 4 क्या थी कि सर्कल के सेंटर से अगर सर्कल के कोड के मिड पे लाइन डाला जाए तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है क्या? परपेंडिकुलर गिरता है। क्या करता है? परपेंडिकुलर गिरता है। पहला थ्योरम क्या था? अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पे गिरने वाला लाइन सेगमेंट कोड के परपेंडिकुलर होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई, समझाइए क्यों कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू। थ्योरम 4 का कन्वर्स क्यों सत्य है? अब थ्योरम 4 का कन्वर्स क्या होगा? थ्योरम 4 क्या थी पहले को पता होना चाहिए। तो थ्योरम 4 कहती थी कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के कोड पे मिड पे जो लाइन डालेंगे वो कोड को क्या करेगा, या कोड पे परपेंडिकुलर होगा। अब उसका कन्वर्स क्या होगा? उसका कन्वर्स ये होगा कि सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो एक्चुअल में थ्योरम 5 प्रूफ करने की बात कर रहा है वो। थ्योरम 5 ही तो क्या थी? थ्योरम 4 का कन्वर्स थी। तो बताओ मैंने आपको क्या वो थ्योरम 5 प्रूव नहीं कर दी? और इसीलिए मैंने यहाँ ये डायरेक्ट दोबारा से थ्योरम कि कुछ नहीं करना है, तुमको थ्योरम 5 प्रूव करना है, तो क्या मैं दोबारा करूं? समझ नहीं आया? Why does the perpendicular, देखो उसने आगे समझा दिया, दैट इज, वो कह रहा है इसका मतलब क्या है कि किसी को समझ नहीं आएगा थ्योरम 4 का कन्वर्स का मतलब क्या। तो थ्योरम 4 का कन्वर्स का मतलब क्या है? दैट इज का मतलब है, दैट इज विच इज, इसका मतलब है व्हाई डज, क्यों
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो किसी को अगर ये समझ नहीं आया कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 क्या है, तो उसने लिख भी दिया कि थ्योरम 4 का कन्वर्स मतलब कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये क्यों सही है, तो मैंने ऑलरेडी साबित कर चुका। बोलो हाँ, करना है क्या दोबारा से? अभी जस्ट मैंने थ्योरम 5 प्रूफ किया। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब, जहां आपने ये साबित किया कि जब मैंने क्या लिया कि एक लाइन सेगमेंट कोड पे परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहां साबित किया था कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर है वो कोड को बाइसेक्ट करती है, विच इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। हाँ या ना? चलेगा बेटा? सवाल समझ आया आपको? फर्स्ट वो कह रहा था कि थ्योरम 4 का कन्वर्स उल्टा क्यों सत्य है, तो हमने साबित करके दिखाया ऐसा है कि अगर सर्कल के सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर डलता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। उसी प्रकार से इसका उल्टा, अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डले तो वो उसको बाइसेक्ट कर। ठीक है, तो थ्योरम 4 का उल्टा है। थ्योरम 4 क्या थी कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे के मिड पे अगर एक लाइन सेगमेंट गिरे तो वो कोड के परपेंडिकुलर होता है। उसी प्रकार से अगर एक लाइन सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर गिरे तो वो उसके मिड पे ही गिरता है, मतलब उसके बाइसेक्ट करता है कि नहीं? कर लोगे बेटा? तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे बेटा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा सवाल है, जरा ध्यान देना। ठीक है, और जो हमने थ्योरम अभी कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 पढ़ा है ना, उसका ही इस्तेमाल होगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? कहता है एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब समझ तो इन अ सर्कल। इंस्क्राइब इन अ सर्कल मतलब एक सर्कल से घिरा हुआ है ना। तो उसने कहा एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है क्या? एबीसी। तो सवाल में क्या है? आइसोस्केलस जानते हो ना, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर है। तो सवाल में कहता है एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। एक सर्कल में एक आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या हो रखा है? इंस्क्राइब हो रखा है। इंस्क्राइब मतलब घिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है? एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि क्या है? आइसोस्केलस है। और तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ट्राइंगल जो एबीसी है जो कि आइसोस्केलस है, मतलब इसकी दो साइडें बराबर होंगी। मान लेते हैं कि एबी और एसी बराबर है। तो ये क्या है? एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड। तो ये फिगर है। तो हमें कह रहा है कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी बनाया जो कि इंस्क्राइब्ड है, घिरा हुआ है किससे? एक सर्कल से, विद एबी, जहां उसने बोला भी है खुद से कि एबी और एसी बराबर है। ये हमें गिवन है। सो दैट साबित कीजिए द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जानते हो? परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। सो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। साबित करो एल्टीट्यूड जो बन रहा है कहां से? ए से, किस पे? बीसी पे, पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। क्या साबित करना है? साबित करना है कि यहां ट्राइंगल के ए वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड बन रहा है किस पे? बीसी पे। अब ए से बीसी पे एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? कि ए से बीसी पे बनने वाले परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर को ही कहते हैं क्या? एल्टीट्यूड। तो साबित करना है कि ए से जो एल्टीट्यूड बना है किस पे? बीसी पे। मैं इसको नाम देता हूं एम। बोलो है ना? तो माना कि ए से बीसी पे जो एल्टीट्यूड बना है वो कहां मिला? कहीं तो मिला होगा बीसी पे, एम पे। और एल्टीट्यूड है मतलब बीसी पे 90 डिग्री है। ये भी आपको दे रखा है। बट हमें साबित करना है कि इस ट्राइंगल के ए से बीसी पे जो परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड बना है वो कहां से गुजरता है? सेंटर से गुजरता है। ये आपको साबित करना है। कैसे करेंगे? सोचो। सवाल तो समझ आया ना क्या है? फिगर भी समझ आई। उसने कहा कि एक ट्राइंगल है एबीसी आइसोस्केलस जिसमें एबी और एसी साइड बराबर है, जो कि इंस्क्राइब है, घिरा हुआ है किससे? सर्कल से। और हमें साबित करना है कि उस ट्राइंगल के ए वर्टेक्स से उस ट्राइंगल की बीसी साइड पे जो एल्टीट्यूड बना है, दैट इज परपेंडिकुलर बना है,
वो उसके सर्कल के सेंटर से गुजरता है। कैसे करेंगे? अच्छा सवाल है, कैसे करें? मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं चला जाऊं इन ट्राइंगल ए, बता दो मैं क्या कर रहा हूं। मैं चला गया ट्राइंगल ए बी एम में, बोलो हाँ या ना, एंड ट्राइंगल ए सी एम। अच्छा क्या गिवन मैंने लिखा नहीं, आई थिंक आप जानते हैं गिवन के नाम पे क्या है, आपको गिवन के नाम पे ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं, और आपको पता है कि एंगल ए एम बी और एंगल ए एम सी 90 डिग्री है, बिकॉज ए एम क्या है, बी सी पे एल्टीट्यूड। ठीक है, वैसे आपको सवाल में लिख लेना चाहिए। देखो क्या तरीका, तो बेटा वही है, तरीका तो वही है सवाल को आंसर करने का, कि पहले आपको लिखना चाहिए कि आपको साबित करना क्या, सॉरी आपको दे क्या रखा। तो गिवन है आपको क्या कि ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, और एक आपको पता है कि जो ए एम है ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी। ए एम परपेंडिकुलर है बी सी के, मतलब आपको पता है ए एम बी और ए एम सी दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री। चलो अब चले जाते हैं कहा, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम, इन दो ट्राइंगलों में मैं गया। अब इन दो ट्राइंगलों में मैंने क्या देखा, पहले मैंने नजर पड़ी कि ट्राइंगल ए बी एम का ए बी साइड, बोलो दूसरे ट्राइंगल ए सी एम के, हाँ ए सी साइड, जो कि ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, ये क्या है बेटा, बराबर। अब ये मैंने कैसे कहा, क्योंकि बेटा ये सवाल नहीं मुझे बोला था। और क्या देखा मैंने, और एक चीज मैंने देखी कि ट्राइंगल ए बी एम का ये एंगल ए एम ओ ए एम बी, बोलो बोलो बेटा, इक्वल है किसके, दूसरे ट्राइंगल जिसके साथ इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं उसमें एक एंगल दिख रहा है ए एम सी के। बोलो किस आधार पे कह रहे हैं अभी बराबर है, ईच 90, दोनों ही क्या है 90 डिग्री। चलिए अब यहां से एक चीज और आएगी कि ट्राइंगल ए बी एम का ए एम साइड दिख रहा है बेटा आपको, बोलो बेटा हाँ ना, दूसरे ट्राइंगल ए सी एम जिसके साथ इसको कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं उसके ए एम साइड के क्या है बेटा, बराबर है, हाँ या ना। कैसे, कॉमन साइड्स हैं, क्या है कॉमन साइड। अगर बेटा यहाँ 5 है तो क्या उसमें जाके इसकी साइड लंबाई बढ़ जाएगी घट जाएगी, वहां भी 5 ही रहेगा, है ना। तो ट्राइंगल ए एम बी का या ए बी एम का ए एम साइड दूसरे ट्राइंगल ए सी एम के ए एम साइड के बराबर है। कैसे, एक्चुअल बोथ साइड्स आर कॉमन साइड। अब यहां से फायदा क्या हुआ कि यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी एम क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ए सी एम के। और आपको बताना है कि कौन सी थ्योरम या कौन सी रूल से आपने कॉन्ग्रेंट किया। आई थिंक आपने दो साइड और एक एंगल किया है, दो साइड और एक एंगल किया है, साइड एंगल, साइड से शाबाश। चलिए अब इसको करके फायदा क्या हुआ मुझे बता दो। अब जैसे ही ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल ए सी एम क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी एम में जो बी एम साइड है कि नहीं, वो दूसरे ट्राइंगल में बी एम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सी एम है उसके क्या है, क्या है बराबर है। कौन सी थ्योरम से, सीपीसीटी, क्योंकि बीएम और सीएम उन दो ट्राइंगलों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है जिनको जस्ट अभी मैंने कॉन्ग्रेंट किया है। और मैंने पढ़ा है सीपीसीटी कहती है कि दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट दो साइड हो या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, क्या होते हैं आपस में बराबर हो, क्या होते हैं दोस्त आपस में बराबर। ठीक है चलिए अब यहां से देखो क्या फायदा होगा, तो बीएम इज इक्वल टू सीएम हो गया। अच्छा अब मूल चीज में आते हैं बेटा, मतलब अब तुमको बताना कि जैसे ही आपने बीएम और सीएम को बराबर किया बेटा, ये साबित हो गया कि एम क्या है, बीसी का मिड पॉइंट। ये साबित हम कर चुके। तुमने सोचा कि हमने ये करके क्या साबित किया, हमने साबित किया कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, है ना। तो यहां से मैंने कंक्लूड किया जैसे बीएम और सीएम बराबर है तो मैंने कहा देयरफॉर एम इज, बोलो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, है कि नहीं। तो एम क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, हाँ या ना। अच्छा और अगर एम बीसी का मिड पॉइंट है तो मुझे लगता है कि ये लाइन जो सर्कल के सेंटर से ओ एम आ रही है यहां, देखो ना ओ एम जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है,
बीसी के मिड पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं। और उससे पहले भी देख सकते थे ना कि ओ एम, क्योंकि उसने तो परपेंडिकुलर बोला ही था, हाँ या ना। तो ओ एम क्या था, बीसी के मिड पॉइंट पर, ये तो कंफर्म हो गया एम मिड पॉइंट है। और अगर एम मिड पॉइंट है तो यहां देखना, एक चीज नोटिस करना, और एक चीज, एक प्रॉपर्टी और याद करो, बताता हूं। तुमने पढ़ा है कि ट्राइंगल एबीसी, वैसे मैं सीधा भी लिख सकता, मैं साबित नहीं करता, देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एम्पलीट्यूड ही उसका मीडियन होता है, उसका मीडियन होता है। देखो बट मैंने साबित ही कर दिया, मैं चाहता हूं सीधा लिखता कि प्रॉपर्टी ही थी कि ट्राइंगल एबीसी क्या था, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो उसका जो एल्टीट्यूड एम था वो वैसे ही क्या होना था, उसका मीडियन होना था। मतलब एक ऐसा साइड जो उसके वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पे गिरेगा, मैंने साबित भी कर दिया। नहीं तो आप चाहते थे ना साबित ना करके सीधा सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। ये साबित करने के लिए एम तो क्या था, बीसी का मिड पॉइंट, जो कि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है कि उसका एल्टीट्यूड ही उसका मीडियन होता है, उसका मीडियन। मीडियन बोले तो एक ऐसा साइड जो ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पे गिरता है, ठीक है। बट मैंने साबित कर दिया। अब यहां से क्या साबित हो गया, एम बीसी का मिड पॉइंट है। अब अगर एम बीसी का मिड पॉइंट है तो क्या समझ आ रहा है कि ए एम ट्राइंगल एबीसी का क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन है, हाँ या ना। तो यहां से ये साबित हुआ कि जो ए एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। फिलहाल ये साबित नहीं हुआ कि सेंटर से गुजरता, बट ये साबित हुआ कि ए एम जो एल्टीट्यूड है वो कम से कम बीसी के मिड पे तो है। अच्छा, और मुझे बताओ जो ओ एम है वो, क्योंकि एम अगर मिड पॉइंट है, अगर एम मिड पॉइंट है तो तुमने अभी थ्योरम पढ़ा है, अगर एम मिड पॉइंट है तो ओ एम क्या हो गया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, क्योंकि देखो ना ओ एम अगर मिड पॉइंट है तो ओ एम क्या है, वो भी तो बीसी के परपेंडिकुलर होगा। अभी थ्योरम नहीं पढ़ा, क्या थ्योरम पढ़ा कि अगर एक लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट पे गिरे तो वो सर्कल की कोड पे परपेंडिकुलर होता है, हाँ या ना, है कि नहीं, बोलो। तो जो ओ एम है ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, बीसी के। कैसे, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि एम क्या है, बीसी का मिड पॉइंट। और ये ओ एम क्या दिख रही है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से आ रही है किस पे, कोड बीसी के मिड पॉइंट पे। और थ्योरम हमने पढ़ी थी, थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक लाइन सेगमेंट, पहले जो हमने थ्योरम 4 पढ़ी थी, तो थ्योरम 4 पढ़ी थी, यही तो कहती थी कि अगर एक लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पे आए, क्योंकि अब साबित हो चुका है कि एम मिड पॉइंट है, तो वो क्या होती है, कोड के परपेंडिकुलर होती है। तो क्या मैं लिखूं कि ओ एम परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। किस आधार पे कह रहे हो, लिख दोगे पूरी, थ्योरम 4 लिखना है। क्या लिखना है, थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या है, लिख दोगे थ्योरम 4 पूरा, लिख दो यहां पर थ्योरम, आपको पेपर ऐसे लिखना थ्योरम 4, आपको थ्योरम 4 की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखोगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, है कि नहीं। अब ये, अरे यार थोड़ा जगह चाहिए थी, लिख दोगे साहब, ठीक है। अच्छा, ये आपकी पहली इक्वेशन आई, ये आपकी, ये दूसरी इक्वेशन आई कहां से, थ्योरम 4 से। अब तुम यहां से देखो, ए एम बी बीसी के परपेंडिकुलर है, ये साबित हुआ। और ए एम क्या था, ट्राइंगल के वर्टेक्स ए से बीसी पे आने लाइन, ये साबित हुआ कि ए एम क्या है, बीसी के परपेंडिकुलर। और ये भी साबित हुआ कि ओ एम बीसी के परपेंडिकुलर। क्या एक कोड पे दो अलग अलग परपेंडिकुलर आ सकते हैं क्या, अगर ये लाइन डालूंगा, अगर इस पे एक परपेंडिकुलर ये आया तो ऐसा हो सकता है कि एक परपेंडिकुलर यहां से आ जाएगा, अगर दूसरा परपेंडिकुलर आएगा तो इसी लाइन से आएगा, नहीं तो दूसरे पॉइंट से आ सकता है, बट उसी लाइन पे होगा, उसी लाइन पे होगा। कॉमन सेंस लगाओ। तो तुमने एक्चुअली साबित क्या कर दिया, मैंने साबित कर दिया कि ए से जो बीसी पे आ रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, और सेंटर ओ से जो बीसी पे आ रहा है वो भी परपेंडिकुलर है। तो इससे साबित क्या होगा कि ए और ओ और एम एक ही लाइन पे है। क्या है, एक ही लाइन पे, क्योंकि एक लाइन पे जो परपेंडिकुलर बनेंगे वो कहां से बन सकते हैं, कॉलिनियर पॉइंट से ही बन सकते हैं। समझ, एक लाइन है यहां पर, है कि नहीं। अब इस लाइन पे अगर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला, अब इस पर अगर कोई दूसरा परपेंडिकुलर डलेगा तो कहां से डलेगा,
क्या दूसरे एक ऐसे पॉइंट से जो इसके साथ कोलिनियर ना हो। तो अगर इस एम पॉइंट पे अगर कोलिनियर एक परपेंडिकुलर ए से तो बी से परपेंडिकुलर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। किसी दूसरे पॉइंट से बन सकता है, बट दूसरा पॉइंट क्या होगा? इन दोनों के साथ कोलिनियर ही होगा। क्या होगा? कोलिनियर ही होगा। तो इससे क्या साबित हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये साबित हो गया कि AOM क्या है? कोलिनियर है। और तुम जानते हो वो तो सेंटर था, तो ये साबित हो गया कि जो क्या कहते हैं AM था वो क्या था? वो सर्कल के सेंटर से गुजर रहा था, है कि नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या समझ आया? समझ ये आया कि AO एंड M पॉइंट R को क्या है? क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। आई थिंक कोलिनियर में डबल एल आएगा ना? बोलो रे, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 2 आए है ना? क्या है? कोलिनियर पॉइंट। और अगर AOM कोलिनियर पॉइंट है और O तो सेंटर ही था, वो तो सेंटर ही था, तो क्या साबित समझा? साबित ये हो गया कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब था, तो उसके A वर्टेक्स से बनने वाला एल्टीट्यूड उसके BC साइड पे कहां से गुजर रहा है? सेंटर O से गुजर रहा है। लिख दो फिर लाइन, हेंस प्रूव, ये यहां से लाइन चुराना, हेंस प्रूव द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। लिख दोगे? ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तुमको मतलब नहीं कर दिया और हो गया नहीं, इसके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, लास्ट में आधा नंबर घटवाओगे। तो यहां कंक्लूड करोगे हैंस वी प्रूव्ड, हैंस वी मत देखना, वो ऐसा लगा कि हम किसी को समझा रहे हैं, मैथ की लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। हैंस वी कंक्लूड या हैंस प्रूव्ड दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। लिख दोगे? लिख दोगे? ठीक है, एक अच्छा सवाल था। अब तुमको समझ गया चैप्टर कैसा है। यहां थोड़ा सोच विचार अच्छा खासा करना पड़ता है, सीधे सीधे थ्योरम के सवाल नहीं है। और देखो पूरे प्रोसेस में अगर तुम देखो तो तुमने कॉन्ग्रुएंसी ही लगाया, कुछ कॉन्ग्रुएंसी के अलावा भी खुद से सोचा कि बेटा अगर ये AM और OM BC पे परपेंडिकुलर है तो कॉमन सेंस है कि एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे अगर दो दो पॉइंटों से परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो दोनों पॉइंट क्या होंगे? अलग अलग तो नहीं हो सकते, वो एक ही लाइन पे होंगे, कोलिनियर होंगे, वो आपने सोचा। और पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक थ्योरम यहां लगा, समझे? तो सर्कल की प्रॉपर्टी यूज हुई है, बट कहां? यहां पर, है कि नहीं? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करें। अच्छा सवाल है, कह रहा है टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। इतना समझते हैं पहले क्या कहा। टू पैरेलल कोड, दो पैरेलल कोड हैं ऑफ लेंथ जिनकी लंबाई है, एक की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, एक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। दोनों क्या है? सर्कल का जो सेंटर है उसके अपोजिट साइड। क्या इतना फिगर बना सकता हूं? बना लेता हूं। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि सवाल में एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर को अगर मैं O मानूं तो सर्कल के सेंटर के अपोजिट दो पैरेलल कोड हैं। क्या है? दो पैरेलल कोड है। तो एज्यूम किया कि एक कोड ये है और एक कोड ये। स्थिति है कि नहीं है? एक सर्कल है और सर्कल पे दो पैरेलल कोड हैं, एक की लंबाई 8, एक की लंबाई 6, जो कि सर्कल के सेंटर के क्या हैं? अपोजिट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो ध्यान, ठीक है। तो देखो मैंने नाम दिया इसको क्या? ABCD। तो माना कि ये है वो AB और CD, दो कोड जो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और सर्कल के सेंटर के अपोजिट भी है। हाँ या ना बोलो। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, और सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? है कि नहीं? चाहे यहां से यहां देख लो, चाहे यहां से यहां देख लो, या कहीं भी देख लो मेरे भाई, 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। पर ज्यादा भी मत बना देना, है ना? उतना ही बनाना जितना तुमको काम का है कि नहीं? और सर्कल का रेडियस कितना बेटा? 5। तो सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। माना कि ये कोड है 6 और ये कोड है
बोलो, ठीक है, इतना समझ गया फिगर कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर के अपोजिट दो पैरेलल कोड है जिनकी लंबाई 6 और 8 है, सर्कल का रेडियस 5 है। हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। किनके बीच में? दोनों कोडों के मिड पॉइंट के बीच। तो एज्यूम करते हैं कि ये जो CD कोड है इसका मिड पॉइंट यहां, थोड़ा इसको मिटा दूं क्या, ये 8 वगैरह, ये तो तुम वैसे भी समझ रहा होगा ना, नहीं समझे? बोलो रे। तो माना कि CD कोड का मिड पॉइंट है P और AB कोड का मिड पॉइंट है Q, हाँ या ना? बोलो। और हमें निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों कोडों के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर ये AB कोड का मिड पॉइंट है और मैं AB कोड के मिड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से अगर जोड़ूंगा तो आइडियली मुझे वैसे ही समझ आ गया कि ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा? क्योंकि वो Q जो पॉइंट है, जो Q पॉइंट है वो क्या है? AB कोड का मिड पॉइंट है। और अगर वो AB कोड का मिड पॉइंट है तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से कोड तक लाइन मिलाऊंगा तो वो एक लाइन हो जाएगी। सर्कल के सेंटर से कहां जा रही है? सर्कल के कोड पे, कोड के मिड पे। और हमने क्या पढ़ा है कि एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को कोड के मिड से ज्वाइन करे वो कोड के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इसको परपेंडिकुलर मार्क कर सकता हूं, बाकी मैं लिखूंगा अभी। और इसी प्रकार से मैं इस सर्कल के सेंटर से इस कोड के दूसरी कोड के मिड पे भी अगर लाइन डालूं तो ये लाइन जो OM है ये कैसी लाइन होगी? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से उसके कोड के मिड पे जाती है, मतलब ये भी इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं OP और OQ निकाल दूं तो OP और OQ के डिस्टेंस का सम ही क्या है? दोनों कोडों के मिड पॉइंट का के बीच का डिस्टेंस है। इतनी मेहनत करनी है तो चलो लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा देखो, क्योंकि मैंने देखा कि Q जो था वो AB का मिड पॉइंट था, Q AB का मिड पॉइंट था। तो अगर Q AB का मिड पॉइंट है तो बेटा AQ कितना होगा? AB का हाफ नहीं होगा, बताओ, क्योंकि AB 6 है तो Q AB का मिड पॉइंट है तो Q कितना हो जाएगा? AQ होगा AB का हाफ। बोलो, तो AQ कितना आ गया बेटा? 6 का हाफ, दैट इज 3 सेंटीमीटर। लिख दोगे और यहां लिख दोगे इस लाइन को, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हाँ ना? बोलो बोलो। इससे मेरा स्पेस खत्म होता है तो मैं नहीं लिख रहा बेटा, आप लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते है ना? हाँ ना? बोलो, ये लिखना ही है, अब जगह कम बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख दोगे लाइन? तो यह लाइन आपको तो लिखनी है, आपको तो लिखनी है। चल, अच्छा, इसी प्रकार से जो CP है वो क्या होगा? CD का हाफ, क्योंकि P क्या है? CD का मिड पॉइंट। तो CP कितना हो जाएगा मेरे भाई? CD कितना है? 8, उसका हाफ, तो CP कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इतना आ गया। अच्छा, और मुझे बताओ कि एंगल AQ या चलो AQO, या उसको मैं लिखना चाहता हूं क्या, एंगल OQA 90 होगा क्या? एंगल OPC 90 होगा क्या? मैं 90 दिया था? नहीं दिया था। आप ले रहे हैं कि 90 होगा, क्यों? मैं देख रहा हूं क्योंकि Q तो मिड पॉइंट है और OQ क्या है? कोड AB के मिड पे एक लाइन जा रहा है, कहां से? सर्कल के सेंटर से। मैंने पढ़ा कि सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पे ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट कोड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहां लिख दोगे, कौन सी थ्योरम लिखोगे यहां पर? पेपर में थ्योरम 4 कुछ नहीं होता है, तो यूनिवर्सल नहीं है तो बोलेगा थ्योरम 4, दुनिया समझ जाएगी थ्योरम 4 ये होती है। तुम्हारी किताब में थ्योरम 4 है, वो है कि नहीं? आपको तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आपने कौन सा यहाँ क्या लिखना है? थ्योरम 4 आपने लिखना है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। उस थ्योरम से क्या आया कि OQA और OPC दोनों क्या है? 90 डिग्री। अब इससे फायदा क्या हुआ देखो, मेरे को मुझे निकालना है OQ, तो मैं चला गया इन ट्राइंगल
ए ओ क्यू, दिख रहा है ट्राइंगल ए क्यू, ए ओ क्यू, ट्राइंगल ए ओ क्यू। अब देखो ट्राइंगल ए ओ क्यू यहाँ 90 है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल लग सकती है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। और इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तुम्हारे बुक में अगर बताऊं तो आगे जाके बता रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि मैंने मेरे भी में नया चीज था, क्योंकि हम भी जिस जमाने से पढ़े, हम लोगों ने कभी ऐसे पढ़ा नहीं, ठीक है। तो बोधियाना वो एक्चुअल में पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया, बट एक्चुअल में बोधियाना ने उनसे पहले पाइथागोरस का रिलेशन दे दिया था, ठीक है। तो आइडियली हमारे इंडिया से इसका ओरिजिन हुआ, तो ये पता होना चाहिए। तो अब पाइथागोरस को पाइथागोरस थ्योरम बोल के क्या बोलना? दैट इज बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। समझ लो, इसका खोज, इसकी इक्वेशन बोधियाना ने पाइथागोरस से बहुत पहले कर ली थी, है ना। यहां से जानकारी गई ग्रीक वाले ने उसको दुनिया को प्रसार किया, और दुनिया ने उसको जाना किस नाम से? पाइथागोरस से। बट पाइथागोरस से बहुत पहले बोधियाना ने इस इक्वेशन को ड्राइव या इस इक्वेशन को रिलेट कर लिया, ठीक है। तो हमने लगाया यहां पर क्या? बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। भाई अपने लोगों का क्रेडिट किसी और क्यों दे रहे हो? मैथ की भी हिस्ट्री होती है, साइंस की भी हिस्ट्री। तुमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी? तो इलेक्ट्रॉन जब पढ़ रहे हो तो ये पढ़ रहे हो ना, किसने दिया? तो अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे यहाँ से जन्मा, तो आइडली हमें पता भी होना चाहिए कि किसने दिया, है कि नहीं। चलो, अब ट्राइंगल ए ओ क्यू में गया, और मैं लगा रहा हूं वहां क्या? बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है क्या? तुम जानते हो 90 के जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। और बोधियाना पाइथागोरस में कहती है कि ट्राइंगल का जो सबसे बड़ी साइड है, जो कि एओ है ना, उसका स्क्वायर क्या होता है? बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो क्या होगा यहां पर? ए क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए ओ स्क्वायर, हाँ या ना? ए क्यू पता है आपको? हाँ, ए क्यू इज 3, तो 3 का स्क्वायर। आपको ओ क्यू पता है? नहीं, ये तो मैं ओ क्यू निकालने वाला हूं। ए ओ पता है आपको? ए ओ क्या है? वो सर्कल का रेडियस है 5, 5 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? और यहां से कितना आएगा? ओ क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर जो 9 आना था वो यहां जाके मैंने सीधा माइनस किया, तो ओ क्यू कितना आएगा? 25 में से हो गया 16, और ये आएगा ओ क्यू का स्क्वायर। बट मुझे ओ क्यू चाहिए तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा, क्या आएगा? रूट, और ओ क्यू कितना आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार से आप जानते हैं, आप ट्राइंगल सी ओ पी में भी बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और वहां से ओपी निकाल लीजिए। तो इन ट्राइंगल सीओपी, इन ट्राइंगल सीओपी ये 90 है, तो ये सबसे बड़ा साइड है ना, तो सबसे बड़े साइड सीओ का स्क्वायर क्या होगा? बाकी दो साइड सीपी और ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओपी स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर। क्या आपको ओपी पता है? नहीं, तो ओपी का स्क्वायर भी नहीं पता। सीपी पता है आपको? हाँ, सीपी कितना था? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे यहां पर। और सीओ आपको पता है क्या? सीओ इज द रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि 5 है, यहां 5 का स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना? तो ओपी का स्क्वायर यहां रखो, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर जो 16 आएगा वो वहां जाके माइनस होगा। और ओपी का स्क्वायर कितना आएगा? 25 16 कितना? 9। ये ओपी का स्क्वायर है, ये ओपी का स्क्वायर है, बट मुझे ओपी का स्क्वायर नहीं, ओपी चाहिए, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लगाऊंगा, और ओपी कितना आ जाएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अब मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द कोड, बोलो, मिड पॉइंट ऑफ द कोड किसके इक्वल था? वो इक्वल टू था किसके? अरे ये क्यू पी है, क्यू पी है ना, बोलो है ना? और क्यूपी बोले तो क्या है? क्यूपी होगा ओ क्यू, नहीं, प्लस
ओपी, है कि नहीं? और ओक्यू कितना निकाला बेटा हम लोगों ने? 4। ओपी कितना निकाला हम लोगों ने? 3, 4 + 3। लो फाइनली हमने क्वेश्चन कर लिया और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो। ठीक है, क्लियर है? आसानी एक्सरसाइज बोलेंगे और फिर मैं कहूंगा भैया एक बार कर लेना। अब तुम्हें लग रहा होगा चैप्टर अपने रंग में धीरे धीरे आ रहा है। हमने बहुत हंसी मजाक उड़ाई, पहली एक्सरसाइज की, दूसरी एक्सरसाइज की, है ना? मैंने कहा क्या फालतू सवाल है ना? बट मैं कहूंगा फालतू सवाल नहीं है। और तुम जान रहे हो एनसीईआरटी के सिंपल सवाल है, ढंग के सवाल इससे और अच्छे हो सकते हैं। हम एक बार सिलेबस खत्म कर दे तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको हर चैप्टर के वो सब क्वेश्चन भी कराऊंगा जो थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर के लेवल के होंगे। बट मैं तुमसे ये चाहता हूँ यार कम से कम अपना एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है उसको स्ट्रांग रखो। आपको एनसीईआरटी के सवाल आते मैं मान के चलूंगा कि आपके कंसेप्ट तो कम से कम पता है, आपको क्लियर है, तो आपके साथ एक बड़े सवाल के साथ जाया जा सकता है। मैं यहाँ कुछ भी सवाल बनाने लग जाऊँ बड़े, अब मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, तुम्हारे सब ऊपर से जा रहा है भाई, उनको सेंस नहीं बनता है। तो एक प्रोसेस है। बच्चा बोलेगा कि तुमने वो कौन सी एक्सरसाइज थी वो लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैं करो, आपने कुछ बनाए होंगे, कुछ नहीं बनाए होंगे, कुछ बना दिए होंगे गलत तरीके से, सही में निकाल दिए होंगे, है ना? तो मैं आइडली कराऊंगा, बट मुझे लगता है एक प्रोसेस होता है ना? कुछ बच्चों के जिम्मे भी डाला जाता है। सब कुछ अगर मैं ही बोर्ड पे कराऊंगा तो तुम सोचना भी बंद कर दे, है ना? और मैंने बोर्ड पे कराया, तुम बना लोगे? अभी कहीं नहीं बना पाएंगे। अभी भी आपको आइडली खुद से सवाल पढ़ना पड़ेगा, मैंने क्या कराया आपको एक बार देखना पड़ेगा, और तब चीजें होती हैं। प्रोसेस से बाहर है कि कोई नहीं पढ़ सकता। हम जब अपने टाइम में थे हम भी बाहर नहीं थे उस प्रोसेस से, तब भी ऐसे ही पढ़ते थे। तुम आए, तुम भी ऐसे जाओगे। तुम सोचोगे मैं एक अलग प्रोसेस से पढ़ूंगा, प्रोसेस पढ़ाई का हमेशा से वही है कि पहले कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल सवाल की तरफ जाएंगे, और धीरे धीरे जब डाउट्स आएंगे डाउट टीचर से पूछे जाएंगे, और टीचर को जो कराना वाइडली वो कराएगा। और डाउट पूरे प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक बार टीवी का रिमोट दे दोगे जरा मेरे को?